हेलो नमस्कार। इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारा लेक्चर नंबर 6 है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का। इसमें डिफरेंट इंडिकेटर्स टू स्टडी लाइवलीहुड सिस्टम मतलब कौन-कौन से इंडिकेटर्स है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो लाइवलीहुड सिस्टम में काम आते हैं या फिर मतलब आप कह सकते हैं ना कि जो लाइवलीहुड सिस्टम है उनका स्टडी करने के लिए कौन-कौन से संकेत होने चाहिए, ठीक है। पहले तो मैं इनका आपको बेसिक समझा देता हूँ कि ये इंडिकेटर्स कहाँ काम आते हैं, होते क्या है। सो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर में नया कोर्स है, मैं पूरा का पूरा कोर्स आपको यूट्यूब पे करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। और वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि हमने बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स है वो हमारे एप्लीकेशन पे डाल रखा है, जिसमें हमने उसका प्राइस है वो ओनली 99 रुपीज रखा है, ठीक है। 99 रुपीज आज के जमाने में कोई वैल्यू नहीं रखता है। उसमें आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे और हम पूरा ट्राई करेंगे जितने सब्जेक्ट के हम क्लासेज आपको अवेलेबल करवा पा रहे हैं उतनी क्लासेज भी अवेलेबल करवाने की ट्राई करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट नया कोर्स ऐड हुआ तो बच्चों को नोट्स से रिलेटेड दिक्कत आ रही है तो कंप्लीट नोट्स है वो ऑलरेडी हमने डाल दिए हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम का आपको फोल्डर अलग मिलेगा, इंग्लिश मीडियम में मिलेगा अलग। बट मेरा यही मानना है कि अभी थोड़ा आप इंग्लिश पे ध्यान दो, ज्यादा हिंदी पे मत देखा करो, ठीक है, क्योंकि यही चीजें आपके आगे जाओगे तो फ्यूचर में काम आने वाली है। ज्यादा इतना कोई हाईफाई इंग्लिश है नहीं, बस थोड़ा टर्मिनोलॉजी वगैरह अभी से पढ़ो, आदत बनाओ, वो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। चलिए अभी हम चलते हैं हमारे टॉपिक पे। जो हमारा टॉपिक है वो है कि कृषि क्षेत्र में जीविका प्रणालियों को अध्ययन करने के लिए विभिन्न संकेत, ठीक है। इंडिकेटर का मतलब आप भाई पहले समझो कि आप बाइक लेके चल रहे हो, ठीक है, आपको किस दिशा में जाना है, इंडिकेटर देके जानते हो ना। वही चीज है कि आपको फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम में आप स्टडी करोगे तो आपके लिए कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। आपको किस चीज का ध्यान रखना चाहिए फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, मैंने आपको पहले बताया है। अगर आप फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का डेफिनेशन जानते हो तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी कि भाई फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम कर रहे हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी चीजों को माइंड में रखते हुए आगे बढ़ना है, वो हमें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन एग्रीकल्चर सेक्टर। हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, इंग्लिश हिंदी दोनों है, ठीक है, बाई लैंग्वेज चलेंगे। हाँ, मैं समझाने की कोशिश पूरी हिंदी में ही करता हूँ, ठीक है। इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर indicators are variable that can be measured or observed the reflects the state of a system, ठीक है। कोई भी एक सीधा सिस्टम है उनको इंडिकेट करने के वेरिएबल मतलब डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, वो आपको बताते हैं। दे कैन बी यूज्ड to assess the sustainability and condition of land and help identify problem and risk। जो भी भाई मतलब ये इंडिकेटर्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम होने वाली है, कौन कौन सी हमारे लिए रिस्क है। जैसे भाई फार्मिंग करते हैं तो ऐसे तो है नहीं हमने खेती कर ली तो हमें लाभ मिलना ही है, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है घाटा भी हो। कौन कौन सी हमें रिस्क आती है वो भी चीज होती है। तो सारी चीजें ये पहले हमें इंडिकेटर दे देते हैं कि इन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो यही चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि आपकी लैंड कंडीशन है, कौन सी लैंड कंडीशन है, किसमें आपको कौन सा क्रॉप लगाना चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, कौन कौन सी रिस्क आ सकती है, ठीक, कौन सस्टेनेबिलिटी कैसी है, ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करने के लिए इंडिकेटर्स काम करते हैं। इंडिकेटर्स कैन आल्सो हेल्प डिटरमाइन इन इफ करंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस आर इफेक्टिव। मतलब भाई सीधी सी चीज है, आप इंडिकेटर देके सड़क पे चल रहे हो, या एक चीज समझो, यहाँ आप सड़क पे चल रहे हो, ठीक है, आपको इस दिशा में मुड़ना है तो आप इंडिकेटर दोगे। अगर इंडिकेटर नहीं दोगे तो आपको पता रिस्क क्या है, आप ऐसे ही मुड़ोगे, सामने वाले को पता नहीं, वो लाके आपके अंदर ठोक देगा, ठीक है। वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि भाई आप खेती करने जा रहे हो तो आपको, या फिर आप पशुपालन करने जा रहे हो, आप एक्वाकल्चर कर रहे हो, पोल्ट्री कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी कर रहे हो, उनसे पहले आपको सब चीजों का पता होना चाहिए किस कंडीशन में कौन सी चीज सुटेबल है। राजस्थान में जाके सेब की खेती करने शुरू कर दो, क्या वो पॉसिबल है? नहीं ना, ठीक है। तो ये सारी, हिमाचल में जाके बाजरे की खेती करोगे या फिर कश्मीर में जाके बाजरे की खेती करनी शुरू कर दोगे, क्या वो वहां पे पॉसिबल हो पाएगी? तो ये सारी चीजें हैं वो समझनी होती है पहले, ठीक है। उसके बाद में इंडिकेटर्स आर मेजरेबल वेरिएबल्स फॉर इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीज को विकसित करने में, ठीक है, विकास मतलब आगे
कैसे हम किसी चीज को, इवोल्यूएशन का मतलब तो आप समझते ही हो, ठीक है। तो किसी चीज का इवोल्यूएशन करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे है वो इंडिकेटर्स काम आते हैं। ये डी ऑल्टे की डेफिनेशन है, उन्होंने बोला था इंडिकेटर्स आर मेजरेबल वेरिएबल, कि इंडिकेटर्स वो मेजरेबल वेरिएबल्स है जो इवोल्यूटिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज की परफॉर्मेंस को इवोल्यूटिंग करने में काम आते हैं, ठीक है। जनरली इंडिकेटर्स आर पार्ट ऑफ लार्जर सस्टेनेबिलिटी framework, ठीक है। उसके बाद विच इंक्लूड्स डायमेंशन, इसके अंदर कौन कौन से डायमेंशन होते हैं, उनमें इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक्स है एंड सोशल है। आपको सारी चीजों के डायमेंशन भी पता होंगे, हो जाएंगे। देन वेस्ट एंड ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ठीक है, ये भी डी ऑल्डे की डेफिनेशन है। इन्होंने कोचर और डी ओल्डे ने जो डेफिनेशन दी को इनका पढ़ लेना, ठीक है। ये आपको पूछा जा सकता है कि इंडिकेटर्स की जो डेफिनेशन है। उसके बाद में इन बोथ स्टैंडर्ड्स आर असेसमेंट initiative indicators are the mechanism through which sustainability is operationalized in that the translate the various them into measurable variables, ठीक है। अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या समझनी है, पहले तो डेफिनेशन समझनी है, ठीक है। यहाँ लिखा है कि विभिन्न विषयों को सामान्य और मूल्यांकन के संकेतक वे तंत्र होते हैं जिनके माध्यम से स्थिरता कार्यान्वित किया जाता है, क्योंकि ये विभिन्न वस्तुओं को नापने, चर के अनुवादित करने और विशिष्ट मूल्यांकनों को पहलों के संकेतन स्तन के पहलुओं को परिभाषित करते हैं। उन्हें किसानों को मापना चाहिए और उन्हें मापने के तरीके को निर्धारित करना। मानक पहलों में संकेतक स्तर प्रथाओं, योजना और मापन स्पष्ट करते हैं कि किसानों को यह प्रमाणित करने के लिए लागू करना है वे स्तर है या नहीं। अब देखो मेरी चीज समझो, इसमें डेफिनेशन का मतलब है यही है कि भाई ये पहली चीज तो कहाँ काम आता है कि हम किसी चीज को करने से पहले इंडिकेटर्स हमारे कहाँ काम आते हैं, वही है कि किसानों के लिए सस्टेनेबल है या नहीं है, सस्टेनेबिलिटी को बता रहा है, स्थिरता को बताता है, ठीक है। उसके बाद में उनको पहले पता चल जाता कौन कौन सी प्रॉब्लम आने वाली, ये सारी चीजों को जानने के लिए हम इंडिकेटर्स का प्रॉब्लम करते हैं। और इंडिकेटर्स वो चीज होती है जो आपको किसी चीज को मापने या फिर किसी का मूल्यांकन करने के लिए हेल्पफुल होती है, ठीक है। ये डेफिनेशन आप लिख देना। अब आते हैं डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स दैट कैन बी यूज्ड मेजर लाइवलीहुड सिस्टम इन इंडिया। कौन कौन से इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो आपके लाइवलीहुड सिस्टम है इंडिया में चल रहा है उनको मेजर करने के लिए काम आते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं, एक एक पहले इंडिकेटर्स के बारे में बात करता हूं, ठीक है। असेसिबिलिटी और असेसिबिलिटी टू रिसोर्सेज, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं संसाधनों तक पहुंच। उसके बाद में हम बात करते हैं लाइवलीहुड डाइवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं जिसे हिंदी में आप जीविका विविधता कहते हैं। ऐसे हम 7-8 प्रकार के इंडिकेटर्स पढ़ेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं जो हमारे असेसिबिलिटी टू रिसोर्स है, मतलब संसाधनों तक हमारी पहुंच कैसे होगी। जैसे भाई इसका क्या मतलब हुआ सर, तो देखो आप खेती कर रहे हो, आपको पता नहीं है कि या फिर आप कुछ भी कोई भी XYZ लाइवलीहुड सिस्टम में काम कर रहे हो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए आपकी ये चीज आप तक कैसे पहुंचेगी, या फिर आपका जो भी प्रोडक्शन होगा उसको आप किस चीज तक, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है वो आपको इन चीजों तक पहुंचा सकते हैं। हिंदी में ये सारी चीजें पढ़ लेना, इंग्लिश में कुछ चीजें आपको बता देता हूँ ये इंपॉर्टेंट क्या है। तो ये द इंक्लूड एक्सेस टू एजुकेशन, क्रेडिट, ठीक है, हेल्थ का एंड फूड। इन सारी चीजों के लिए एसेसिबिलिटी टू रिसोर्सेज काम आते हैं, ठीक है। इसमें आपके इंस्टीट्यूशन भी काम करते हैं जिसके अंदर एनजीओस होते हैं, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट, ठीक है, जिसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, एनजीओस की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन काम होते हैं इसके अंदर। उसके बाद में सोशल एंड पॉलिटिशियन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। उसके बाद में सोशल रिलेशन होते हैं, ठीक है। एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज भी इसमें काम आते हैं। उसके बाद में एक्सेस टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी आपके काम आने वाले हैं। एक्सेस टू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ये भी आपके काम आने वाली है, ठीक है। एक्सेस टू न्यूट्रिशन, उसके बाद में सोशल एनवायरनमेंट, ये सारे के सारे रिसोर्सेज हैं वो आपके हेल्प करते हैं इंडिकेटर्स के लिए, ठीक है। कैसे सपोर्टिव है, कैसे आपकी ये सारी चीजें इंप्रूव होगी, ये सारी चीजें दिखाती है। तो आप ये सारी चीजें लिखोगे तो इसमें ये सारी चीजें आपको लिखनी है कि इंस्टीट्यूशन आपका है वो एक्सेसिबिलिटी टू रिसोर्सेज में कैसे काम करता है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है, सोशल रिलेशन यहाँ कैसे काम करता है, ठीक है। आपको न्यूट्रिशनल रिसोर्सेज का एक्सेस है वो यहाँ पे क्या काम करेगा, एक्सेस टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे काम करेगा, ठीक है, एक्सेस टू न्यूट्रिशन कैसे काम करेगा, सोशल एनवायरनमेंट के साथ में कैसे काम करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे आती है एक्सेसिबिलिटी टू रिसोर्सेज, ओके। अब हम अगले के बारे में बात करते हैं लाइवलीहुड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब विविधता,
डिफरेंट टाइप के लाइवलीहुड डाइवर्सिटी, जैसे मिक्स क्रॉप लाइवस्टोक। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है भाई, आप ऐसा तो है नहीं, देखो मेरी बात समझो, ठीक है, ये आपका एक फील्ड है, इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप क्रॉप लगा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, भेड़ बकरी पालन कर रहे हो, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक्वाकल्चर कर रहे हो, यहाँ पे आप पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हो, ठीक है, ये हो गया। या फिर इसमें भी आप 5-6 तरह के डिफरेंट टाइप की ये सारी चीजें करने लग जाते हो, तो इसमें क्या है, आपकी लाइवलीहुड सिस्टम में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। तो ये सारी चीजें आपको जानना कि मिक्स क्रॉपिंग आपके लिए कौन सी सुटेबल है, कौन सी मिक्स क्रॉपिंग आपको करनी चाहिए, लाइफ स्टॉक सिस्टम है वो आपके लिए कैसे काम करेगा, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी आपको रिस्क होगी, कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी लाइफ स्टॉक में, पोल्ट्री फार्मिंग अगर आपको करोगे तो कौन से आपको एडवांटेज होंगे, कौन कौन से डिसएडवांटेज है, ठीक है, डिक्राफ्ट का काम करेंगे, फार्म टू नॉन फार्म आप काम करोगे, फार्म का आप डाइवर्सिफिकेशन करके कोई काम करोगे, तो ये सारी चीजें आपकी कैसे हेल्प करेगी, यही चीजें मैंने आपको बताया है कि मिक्स्ड क्रॉप लाइवलीहुड फार्मिंग इन प्रैक्टिस मिक्स्ड क्रॉप लाइवलीहुड फार्मिंग विथ कैटल्स गोट्स फॉर्मिंग कॉमन। देखो इसमें क्या है कि हम देखते हैं ना, इंडिया के अंदर ये कॉमन हो चुका है कि आप क्रॉप्स के साथ में गाय भैंस भेड़ बकरी ये सारी चीजें लोग पालने लगे हैं, ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग भी इंडिया में एक पॉपुलर है। तो ये जो लाइवलीहुड की डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब बहुत सारी विविधताएं आपको देखने को मिलती है हर चीज में, तो दिस इंक्लूड्स द नंबर ऑफ लाइवलीहुड ऑप्शन अवेलेबल टू पीपल्स, मतलब किस कौन कौन सी डाइवर्सिटी है, लोगों के पास में कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जो कर सकते हैं। जैसे भाई आपको मैंने लाइवलीहुड में बताया, आप क्या पढ़ रहे हो, एग्रोनॉमी में सिर्फ क्रॉप पढ़ते हो, लाइवलीहुड का मतलब है कि आपके साथ और कौन कौन से ऑप्शन है, ठीक है, आपके लिए कौन कौन से ऑप्शन, नंबर ऑफ ऑप्शन टोटल कितना आपके पास में अवेलेबल है, ये सारी चीजें भी आपको बताते हैं। भाई आप खेती करने जा रहे हो तो इसके साथ में ये चीजें भी आप कर सकते हो, ये भी आपका एक इंडिकेटर है, ठीक है, आपको पहले संकेत दे देगा कि ये काम आप कर सकते हो, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन इन इंडिया प्रोसेस दैट हेल्प रूरल फैमिलीज इंप्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ living by building a diverse portfolio of activities and social support system. Here are some example of livelihood diversification in India. ठीक है, लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन के एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे रखे हैं, ये चीजें मैंने आपको बताई है। ये आपकी जो भी रूरल मतलब गांवों में लोग रहते हैं उनका स्टैंडर्ड डेवलप करने में, भाई सबको पता है कि अपना स्टैंडर्ड पैसों के बिना तो डेवलप हो नहीं पाएगा, सीधी बात है, हम डिफरेंट टाइप की फार्मिंग करेंगे, डिफरेंट टाइप के हमारे पास में ऑप्शन अवेलेबल होंगे तो हम पैसे जनरेट कर लेंगे, तो अपना स्टैंडर्ड है वो रूरल गांव में रहने वाले लोग अपने आप है वो इंप्रूव कर पाएंगे। करेक्ट, ओके। दो पॉइंट देख लिए, हम तीसरा पॉइंट में बात करते हैं एडेप्टिव कैपेसिटी, ठीक है, एडेप्टिव कैपेसिटी मतलब अनुकूलन क्षमता, ये व्यक्तियों की बदलती परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन होने की क्षमता को शामिल करता है। मतलब आपको पता है कि भाई सबको पता होता है कि हर चीज चेंज होती है, चाहे क्लाइमेट हो, मतलब इंसान का दिमाग हो, ठीक है, हर चीज चेंज होती है, मार्केट फ्लक्चुएशन हो, ठीक है, तो आप उसकी सारी जो एडेप्टिव कैपेसिटी है, जैसे इन्होंने ये नीचे एग्जांपल में क्या लिखा है, इनहेंस एडेप्टिव कैपेसिटी में इन्होंने लिखा है इन्वेस्ट इन प्रोटेक्टिव एक्शंस, उसके बाद में एक्शंस पब्लिक गुड्स, इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो आप कौन सी चीज पे, ठीक है, कौन सी चीज को चेंज करवाने पे आप क्या करते हो, आप किसी चीज को अपने हित में लेने के लिए या फिर किसी को बढ़ाने के लिए आपके अंदर क्या कैपेसिटी है, किन माध्यम से आप कर सकते हो। एडेप्टिव कैपेसिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए सिस्टम और इंस्टीट्यूशन टू एडजस्ट एंड रेस्पॉन्ड द पोटेंशियली potential damage. It is important because change is ongoing and uncertain, ठीक है, यही बोला है कि हमेशा मतलब जानबूझकर परिवर्तन में शामिल लगता है, ऐसा तो नहीं है कि हम कोई भी चीज चाहते हैं ये करना मुझे आज, पॉसिबल नहीं है, हर चीज को करने में समय लगता है, तो उनका पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उनके अकॉर्डिंग सारी चीजों में आपको काम करना होगा, तब जाके सारी चीजें आपको चेंज हो मतलब चेंज होगी। तो ये कैपेसिटी आपके अंदर होना चाहिए, ये कि किसी भी चीज को एडेप्टिव कैपेसिटी अनुकूलन क्षमता आपके पास में होनी चाहिए। अनुकूलन क्षमता किसी प्रणाली या संस्थान की वह क्षमता है जो संभावित नुकसान के प्रति समायोजन करते हुए प्रतिक्रिया देने की होती है। जैसे भाई समझो एक एग्जांपल से, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल देके इसलिए समझा रहा हूँ कि कोर्स थोड़ा मतलब उस अकॉर्डिंग ही है, जब आप उनको प्रैक्टिकल वे में नहीं सोचोगे ना तो ये चीजें आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है, तो इनमें समझो क्या है, आपके पास में फील्ड है, आपने क्रॉप लगाई है, ठीक है,
आपने पहली बार खेती करनी शुरू की, आपने क्रॉप लगाई, आपका नुकसान हो गया, आपको घाटा हो गया, क्या दूसरी बार से आप खेती करना बंद कर दोगे? आपको लग गया मेरा घाटा हो रहा है, कोई मिलने वाला नहीं है। भाई जरूरी नहीं है कि इस बार तेरे को नुकसान हुआ तो अगली बार ही तेरे को नुकसान हो, ठीक है? अगली बार हो सकता है तेरे को बेनिफिट भी मिले, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाए, या फिर इस बार आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल गया तो अगली बार तो सोचोगे वो हो करोगे फिर नुकसान हो जाएगा। तो ये सारी चीजें समझने की, आपको पता है कोई भी चीज चेंज होने में टाइम लगता है। आपको घाटा हुआ तो उस घाटे को भरने के लिए आपको टाइम लगेगा, ठीक है? ये सारी चीजें एक इंडिकेटर्स देती है कि ये एबिलिटी भी आपके साथ होनी चाहिए, तभी जाके आप फार्मिंग करो, अन्यथा करने की जरूरत नहीं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं डिजास्टर एंड रिस्क रिडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, इंडिकेटर्स का। और डिजास्टर एंड रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड मैं एक चीज बताता हूं, इसमें समझना पहले तो ये सारी चीजें पहले हिंदी में भी समझ लो, जिससे आप डिजास्टर का मतलब कहते हैं ना जोखिम, खतरा, आपदा, कोई भी आपदा आ गई, ठीक है? रिस्क का मतलब होता है जोखिम, आपदा, डिजास्टर, न्यूनीकरण, ठीक है? इसमें यह आपदा जोखिम को कम करने में उपायों को प्रभावशीलता को शामिल करता। आपको सीधी पता होना चाहिए कि भाई फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम हम कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी जो भी डिजास्टर आते हैं उनको कम करने में हेल्प करता। कम करने में हेल्प कैसे करता सर बताओ? अब मैं बताता हूं, आपके पास में ये सारे के सारे रिसोर्सेज है, ठीक है? अब देखो, आपने यहां लगा लिया क्रॉप्स, ठीक है? यहां आपने क्या कर दिया, एक सेकेंड, यहां आपने कर दिया लाइव स्टॉक, ठीक है? यहां आपने कर दिया है एक्वाकल्चर, और यहां कर दिया है आपने पोल्ट्री फार्म। भाई हुआ कुछ ऐसा, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, यहाँ क्रॉप्स आपकी सारी डैमेज हो गई, पोल्ट्री में कोई बीमारी आई, पोल्ट्री भी सारी डेथ हो गई, आपको यहाँ नुकसान हो रहा है। लेकिन आप एक्वाकल्चर कर रहे हो जिसमें मछलियों का आपको अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में आपको अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है। तो यहाँ आपको जो प्रॉब्लम हो रही है ना, तो यहाँ पे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है? आपकी जो आपका जो डिजास्टर हुआ था ना, आपको जो आपदा जोखिम आई थी, आपको जो रिस्क हुई है, यहाँ थोड़ी रिस्क आपकी कम रहेगी, क्योंकि आपको थोड़ा सपोर्ट मिलता रहेगा। अब सपोज दैट भाई आपने क्रॉप्स लगाए, ओनली आप क्रॉप के ऊपर डिपेंडेड हो और सारी की सारी क्रॉप डैमेज हो गई, तो आपकी पूरी की पूरी रिस्क है ना, ये भी प्रॉब्लम है ना। तो ये भी सारी चीजों को बताते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ कि इनमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती है। आपदाओं को कम करने के लिए उपाय संरचनात्मक, जैसे बाढ़ हो गया, ड्राई, गैर स्ट्रक्चरल भूमि का उपयोग से कर सकते हैं, खतरे का मानचित्रण, भूमि उपयोग और नियंत्रण प्रथाओं को अपनाना, लागू करना, और निर्माण कोड्स को लागू करना, ठीक है? उसके बाद में परिवर्तन करना, कुछ आपदाएं न्यूनीकरण की रणनीतियां आप समझो यहाँ पे पहले कौन कौन सी है। एक तो आपकी इंजरीज हो सकती है, डेथ हो सकती है, फिजियोलॉजिकल जो आपका डिस्ट्रेस होता है, ठीक है? उसके बाद में अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके बाद में लूज ऑफ लाइवलीहुड है, ठीक है? उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फिजिकल कैपिटल है, उसके बाद में आपका लूज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज है। ये आपके डिफरेंट टाइप के क्या है डिजास्टर, मतलब क्या कह सकता हूँ मैं इनको कि डिजास्टर एंड रिस्क रिडक्शन हो सकता है इनके द्वारा, ठीक है? किसी की डेथ हो गई, किसी की इंजरी हो गई, फिजियोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो गई, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। इसके जो इलेमेंट्स है, ठीक है, एक तो आपके रिस्क रिडक्शन है, ठीक है? उसके बाद में मिटिगेशन है, उसके बाद में क्विक रेस्पॉन्स है और रिकवरी है, ठीक है? ये इसके है डिजास्टर मैनेजमेंट के एलिमेंट्स, ठीक है? एलिमेंट्स को हिंदी में कहते हैं आपके तत्व है, ठीक है? चार तत्व है जो जोखिम को कम करता है, न्यूनीकरण करता है, त्वरित प्रतिक्रिया देता है और पुनः प्राप्ति आपको होती है। इन चीजों को मैंने अच्छे से यहाँ पे आपको समझाया है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं, अगला आता है जीविका और जीवन रक्षा सुरक्षा सीमा, ठीक है? इसको इंग्लिश में कहते हैं आपका सर्वाइवल एंड लाइवलीहुड प्रोटेक्शन थ्रेशोल्ड, ठीक है? आप कैसे वहां सरवाइव कर सकते हो, कैसे आपका प्रोटेक्शन होता है, ठीक है? आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे आपका प्रोटेक्शन होगा। तो दिस इंक्लूड द परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड दैट हैव इनफ फूड, कैश एंड इनकम टू मीट देयर survival needs. The survival and livelihood protection threshold in India are the minimum income required to cover basic needs and sustain livelihood। जैसे आपका सर्वाइवल थ्रेशोल्ड, इसमें क्या आता है, द टोटल इनकम नीड कवर द मिनिमम फूड एनर्जी नीड्स, ठीक है? उसके बाद में फूड प्रिपरेशन कंजप्शन
कोस्ट, वाटर एंड ह्यूमन कंजप्शन। देन उसके बाद में लाइवलीहुड प्रोटेक्शन थ्रेशोल्ड भी आपके लिए है। इसमें क्या होता है, द टोटल एक्सपेंडिचर नीड टू इंश्योर बेसिक सर्वाइवल, मेंटेनेंस, एक्सेस टू बेसिक सर्विस to sustain livelihood, then medium to longer term, when a household that's income falls below the livelihood protection threshold may indicate that the household is foregoing necessary investments in their regular income generating activities and आपका बेसिक सर्विसेज। अब इस चीज को समझो पहले ये होता क्या है, ठीक है। जैसे कि भाई आपने देखा होगा कि आपकी जो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम कर रहे हो ये आपको बहुत सारी चीजों का प्रोटेक्शन भी देता है, ठीक है। आपको किसी भी चीज को, जैसे आप समझोगे कि सर प्रोटेक्शन कैसे देता है, वो चीजें समझाइए। तो प्रोटेक्शन में आपको पता होगा कि जो आपकी रिस्क होती है उनको भी हेल्प करता है। ये चीजें मैंने अभी पीछे एग्जांपल देके समझाया था कि बाढ़ वगैरह आ जाती है तो आपको कैसे हेल्प होता है, ठीक है। और भी दूसरी सारी चीजों में भी आपको ये हेल्प करता है कि आप एकदम जीवन रक्षा सुरक्षा सीमा में रह सकते हो, कि आप एकदम सिक्योर हो। कैसे, आप खुद की खेती कर रहे हो, खुद से सारी चीजें बना के खा सकते हो, ठीक है। आप दूध दही वगैरह खुद का कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में जो भी नॉन वेज वगैरह ये प्रोडक्शन भी आप खुद से कर सकते हो। तो ये लाइवलीहुड सिस्टम करते हो, ये भी एक इंडिकेटर्स है, बट इनमें बहुत सारी जोखिमें भी आपको है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इनमें जोखिमों में आप सोचोगे कौन कौन से इंडिकेटर्स, तो किसी काम को करोगे तो कितने पैसे लगेंगे, कैसे होगा, ये सारी चीजें यहाँ पर कैसे आप उस चीज में सर्वाइव कर पाओगे। किसी चीज का होता है ना, कई नई जगह जाते हैं कि हम सर्वाइव कैसे करेंगे, वहां आप रह कैसे सकते हो। यानी कि कोई भी नया काम आप शुरू कर रहे हो तो वो काम आपका कैसे हो रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसमें आपके कितने इनकम लग रहे हैं, ठीक है, कितना आउटपुट हो रहा है, ये सारी चीजें मेजर्ड की जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है ना कि सर्वाइवल थ्रेशोल्ड, वह कुल आय जो न्यूनतम खाद्य ऊर्जा आवश्यकताओं, भोजन तैयार करने में, सेवन करने में लागत और मानव वो के लिए पानी की आपूर्ति कवर करने के लिए आवश्यक, ये सारी चीजें मैंने बताई है, ये सारी चीजों में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन इनके इंडिकेटर्स भी मैंने अभी आपको बता दी। ओनरशिप एंड एक्सेस टू प्रोडक्टिव एसेट, मतलब उत्पादक संपत्तियों और स्वामित्व और पहुंच, ये क्या होता है, ये मतलब उस परसेंटेज को इंक्लूड हाउस होल्ड को इंक्लूड करता है जो आपके उत्पादक की संपत्तियां होती है उनको रक्षा करने में, बदलने में, बढ़ाने में, सुधारने में सक्षम है। जैसे ऑनरशिप, किसी चीज की ऑनरशिप, आपने ऑनरशिप या मेंटरशिप ले ली है, ठीक है। आपका मान लो कोई ऑनर और है, ठीक है, एक चीज का ऑनर है, आप खेती कर रहे हो, आपका एक ऑनर है, वो आपको सारी चीजें बताएगा, आपको कैसे कौन सा काम क्या करना चाहिए। या फिर आप क्रॉप्स लगा लिया आपने, तो बताएगा कब आपको इरिगेशन देनी है, कब आपको वीडिंग करनी है, कब फर्टिलाइजर डालना है। ये आपका एक ऑनर होता है, एक कंपनी का कोई ऑनर होता है ना, वो सारी चीजें बताता है, इस टाइम ये करना। उससे आपको क्या होगा कि आपका हर चीज का रिप्लेसमेंट होता जाएगा, ठीक है। आपका प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा, आपकी इनकम हमेशा बढ़ती रहेगी, आपकी इकोनॉमिक है वो इंप्रूव होती रहेगी, इसलिए आपका ऑनरशिप होता है, ठीक है। ये इंक्रीज एंड इंप्रूव द प्रोडक्टिव असिस्ट। फिजिकल assets include land buildings, livestock, agricultural implements, machinery, non-farm business equipments, ठीक है, transport equipments and household durables will shares deposit case and kind due to receivable and cash in hand were considered under financial assist। शेयर जमा करना, नकद के प्रकार देय हाथों में नकद माने जाते हैं। देखो ये सारी चीजें क्या है, आपका ओनर एक होता है ना, बहुत सारी चीजों में आपका हेल्प करता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि कोई आपके पास में फार्म है, आप काम कर रहे हो, आपका एक ओनर है, जब भी आपको पैसों की जरूरत हो, किसी भी चीज को फर्टिलाइजर लाना तो आप ओनर से पैसे लेके आ रहे हो, ठीक है। आपको ऑनर सब चीज़ों को गाइड भी करता है, ये हर चीज़ प्रोवाइड भी करवाता है, उनको आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प भी मिलता है। ये सारी चीज़ें भी आपकी होनी चाहिए, ताकि आपको एक इंडिकेटर, यहाँ आप सोचोगे सर इंडिकेटर्स का क्या मतलब है। इंडिकेटर्स का मतलब ये नहीं होता है कि जोखिम होगा आपको, इंडिकेटर्स आपको ये भी बताता है कि आपको किन किन चीज़ों में बेनिफिट्स होगा, ठीक है। चलिए फिलहाल हम बात कर लेते हैं आपका जो है प्रोडक्टिविटी इनहेंसमेंट, जिसे हिंदी के अंदर आप ये प्रोडक्टिविटी इनहेंसमेंट को तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ क्योंकि इसमें मैंने हिंदी ऐड नहीं की है, ठीक है। कि एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एक्सटेंशन, ये सारी चीजें मतलब इंक्लूड परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड दैट इंप्रूव देयर प्रोडक्शन थ्रू द न्यू प्रैक्टिसेस, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग। मतलब क्या है, आपका जो प्रोडक्शन है वो कैसे इंप्रूव करना है,
जैसे आपने फील्ड में धान का मतलब धान की खेती कर रखी है, तो आपको कौन सी वेराइटीज लगानी है, ठीक है, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी वो आपको यूज करनी है, अडेप्ट करनी है, कैसी कौन कौन सी ट्रेंडिंग वहां मतलब वीडिंग कब करनी है, ठीक है, उसके हार्वेस्टिंग किस टाइम करनी है, उसमें स्प्रे किस टाइम करनी है, ये सारी चीजें आपको करनी है। ये डिफरेंट टाइप की जो प्रैक्टिसेस आप करते हो जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव होता है, ये आपका प्रोडक्टिव इन्हेंसमेंट में आती है। इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है जो आपके प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाता है। सबसे पहले एग्रीकल्चरल रिसर्च और एक्सटेंशन रिसर्च आपका काम करता है कि आपके खेत के अंदर कौन सी वेराइटी सुटेबल है, ठीक है, आपके खेत तक कौन सी वेराइटीज पहुंच सकती है, एक्सटेंशन आपका हेल्प करता है। इरिगेशन एक्सपेंडिंग द यूजुअल स्मॉल एंड लार्ज स्केल इरिगेशन एंड कैन इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, मतलब आपका कैसा फार्म है उसके बेस पे, अगर आपके पास में बहुत ज्यादा फार्म है तो उसमें आप कौन कौन सी फार्मिंग कर रहे हो, ठीक है, कौन से मेथड से फार्मिंग कर रहे हो, कौन कौन से मेथड से आपको उसमें इरिगेशन देनी, जैसे ड्रिप इरिगेशन कहाँ पे लगानी है, किस क्रॉप में आपको फ्लड इरिगेशन करना है, किस क्रॉप में आपको स्प्रिंकलर इरिगेशन करना है। उसके बाद में आपका कोऑपरेटिव फार्मिंग, ठीक है, उसमें क्या होता है अनटाइनिंग आपका इसमें क्या होता है कि लैंड अंडर ए कोऑपरेटिव फार्मिंग सिस्टम कैन इनकोर्स फार्मर्स इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ये कोऑपरेटिव फार्मिंग सिस्टम होता है जो आपको हर चीजों के बारे में गाइड करता है, ये सारी चीजें आपको देता रहता है, उनकी वजह से कोई कोऑपरेटिव एक मतलब क्या है कोऑपरेट, थोड़ा आप मेरे को कोऑपरेट करो तो उनकी वजह से आपको सपोर्ट मिलता है। एग्रीकल्चरल एजुकेशन हमेशा किसान चौपाल होता है, ठीक है, जो सॉल्व फार्मर्स प्रॉब्लम, किसान चौपाल जैसे आपने देखा होगा ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट किसान चौपाल एक एग्जांपल है कि फार्मर की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करता है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन क्या करता है, प्रोवाइडिंग सब्सिडीज, ठीक है, एग्रीकल्चरल मशीनरी कैन हेल्प जो आपका इंटरेस्टेड फार्मर्स, जिस फार्मर्स को जिस मशीनरी में इंटरेस्टेड होता है वो सारी चीजों में मैकेनाइजेशन ये भी आपको प्रोवाइड करवाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, और ऑर्गेनिक फार्मिंग को कैसे प्रमोट करना है, कब करना चाहिए, कितने एरिया में करना चाहिए, ये सारी चीजें। उसके बाद में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये आपका क्या करता है, एनएफएस मिशन है इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑयल सीड रिड्यूसिंग द इम्पोर्टेंट बर्डन। उसके बाद में लाइव स्टॉक डेवलपमेंट एंड फिशरी, जो भी लाइव स्टॉक से रिलेटेड चीजें हैं वो भी हमारा प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करवाने में हेल्प करता है। उसके बाद फूड मैनेजमेंट है, यूजिंग टेक्नोलॉजी इन फूड मैनेजमेंट, जो आपका Comprising the target public and distribution system can help improve food security, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सेस टू लाइवलीहुड सपोर्ट सर्विस एंड मार्केट। अब कौन कौन से ऐसे एक्सेस है जो आपके लाइवलीहुड को सपोर्ट के लिए मिल सकते हैं, तो उनमें सबसे पहले है वो आपका है एएलसी सिस्टम, जिसे बोलते हैं एक्सेस लाइवलीहुड आपका कंसल्टिंग, ठीक है। ये सोशल जो आपका एंटरप्राइज है दैट ऑफर सर्विस, जो आपका marginalized producer include small and marginal farmers, ठीक है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स इसके अंदर ऐड होते हैं। ट्रेबल्स एंड स्मॉल लाइव होल्डर एएलसी इंडिया सर्विस इंक्लूडेड, जिसके अंदर आपका एक्सेस ट्राइबल लाइवलीहुड सिस्टम है, एटीएलएस है। उसके बाद में रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशन भी आपको मिलता रहता है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस भी आपको मिलती रहती है, आईटी कंसल्टिंग एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी आपको हेल्प करता है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है एनआरएलएम, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये जो मिशन चलता है ये क्या करता है, ऑल्सो नोन एज आजीविका। मतलब आजीविका कैसे है कि दिस मिशन एम्स टू क्रिएट प्लेटफॉर्म फॉर पुअर रूरल पीपल इंक्रीज देयर हाउसहोल्ड इनकम, इट प्रोवाइड एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड इनहेंसमेंट। आपका जो एनआरएलएम है ना, इसको आप एक आजीविका के नाम से भी जानते हो, हिंदी में आप आज जीविका कहते हो ना जिसे, इसके नाम से भी आप इसको जान सकते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं आपका हिंदी में राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन, ठीक है, मिशन को मिशन बोलते हैं, पता नहीं मेरे को एग्जैक्ट हिंदी इसकी विधि आती है, ठीक है। तो ये आपकी आजीविका कहाँ काम करती है, आजीविका के रूप में कैसे काम करता है, तो ये एक गरीब लोगों का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। एनआरएलएम इज ए पुअर रूरल पीपल का एक प्लेटफॉर्म है जो आपका इंक्रीज देयर हाउस होल्ड इनकम, आपकी जो भी हाउस होल्ड सिस्टम में इनकम हो रही है उनको बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उनके हेल्प करता है। उसके बाद प्रोवाइड एक्सेस फाइनेंशियल सर्विस, जो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है उनमें भी आपको सर्विस प्रोवाइड करवाता है। सस्टेनेबल लाइवलीहुड,
जो आपकी सस्टेनेबिलिटी है, स्थिरता है, उनको भी हेल्प करता है, उनमें भी हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद में दीनदयाल जो आपका दीनदयाल जो ये है ना DINRLM, ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये क्या करता है? दिस मिशन एम्स लिंक द रूरल पुअर टू सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज एंड फाइनेंशियल सर्विस, इनको लिंक करने का काम ये करता है। तो ये जो जितने भी जो मैंने आपको इंडिकेटर्स बताए हैं, ये इंडिकेटर्स एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए कि हमारे जो लाइवलीहुड सिस्टम है, जैसे असेसिबिलिटी टू रिसोर्स हो गया, उसके बाद में लाइव स्टॉक की डाइवर्सिटी हो गई, ठीक है, एडेप्टिव कैपेसिटी हो गया, डिजास्टर एंड रिस्क रिडक्शन हो गया, ठीक है, उसके बाद में आपका सर्वाइवल एंड लाइवलीहुड्स प्रोटेक्शन हो गया, उसके बाद ओनरशिप एंड एक्सेस इंडेक्टिव हो गया, प्रोडक्टिविटी इनहेंसमेंट हो गया, ठीक है, उसके बाद में कौन कौन से एक्सेस हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, ये सारी चीजें हैं वो हमने इस लेक्चर में पढ़ी है। आई होप मैंने 6 लेक्चर कंप्लीट किए हैं, उसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम ALS जो आपके एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम है, उनसे शुरुआत करेंगे। ये ALS आपका आगे आने वाली क्लास में जो पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्री कैपिटल के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आपको कंप्लीट BSc एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी चीजें मिलती रहेगी। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई, अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने का आपका काम बनता है। अगर आपको लेक्चर इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो डेफिनेटली इतना काम आप कर सकते हो। सो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।